हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। राजस्थान में भी होगी जातीय जनगणना। मानगढ़ धाम में सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की घोषणा। विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ में राहुल गांधी के हुंकार, बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी आवाज दबाने का काम करती है, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। चार साल पहले किए वादों के बारे में जानना चाहती है जनता। राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी का हमला। अरुण चतुर्वेदी ने पूछा, किसानों की कर्ज माफी का क्या हुआ? हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज का मुद्दा है आदिवासी मंच, आरक्षण का पंच। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ से चुनावी शंखनाद किया। राहुल ने आदिवासी बनाम वनवासी के जरिए बीजेपी पर करारा प्रहार किया, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने मंच से जातिगत जनगणना की बड़ी घोषणा कर डाली। सीएम ने ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% करने का भी ऐलान किया, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को पहले वनवासी शब्द के अर्थ को समझना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने भड़काने का काम किया है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ में कांग्रेस ने फूंका चुनावी बिगुल। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा आदिवासियों को आदिवासी नहीं वनवासी कहती है। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि आप जंगल में रहो, वो आप पे वनवासी का ठप्पा डालना चाहते हैं। राहुल गांधी बोले, बीजेपी चाहती है वनवासी जंगल में रहे। मतलब आप जंगल में रहते हो, आप दूसरे लोगों से कम हो। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सीएम गहलोत की घोषणा, प्रदेश में शुरू होगी जातिगत जनगणना। हम चाहेंगे राजस्थान में भी जातिगत जनगणना शुरू होगी, जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा। ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़कर 27% करने की घोषणा। जाति के आधार पर आज 21% आरक्षण है राजस्थान में ओबीसी का। 27% तक आरक्षण की मांग लंबे से चली आ रही है, उसको हम पूरा करेंगे। 6% मूल ओबीसी के लिए रिजर्व होगा आरक्षण और 6% मूल ओबीसी है, उसके लिए अलग से रिजर्व कर देंगे। बीजेपी ने कहा, आदिवासी और वनवासी शब्द को अलग कर भड़काने का काम। आदिवासी और वनवासी, इसमें अंतर नहीं। वनवासी शब्द बहुत आदिकाल से इस देश में चलता रहा है, और उसमें जो वनांचल में लोग रहते हैं, उस परिवेश से निकल करके आए, उन सबको वनवासी कहा। आदिवासी मंच, आरक्षण का पंच। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान कर दिया। जाति जनगणना से लेकर ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया। ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं कि क्या ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है आगामी चुनाव में। इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हुए पंकज मीना, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर तिवारी, जिला अध्यक्ष जयपुर शहर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जस्सा राम, संरक्षक हैं आरक्षित वर्ग हित संरक्षण मंच से, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत पंकज मीना जी आप ही के साथ करते हुए, कई बड़ी घोषणाएं, कई बड़े ऐलान, जातिगत जनगणना से लेकर आरक्षण बढ़ाने को भी कह दिया है, अब क्या करेगी बीजेपी?
सबसे अच्छी बात तो आज की ये लगी कि अशोक गहलोत जी लंबे अरसे के बाद अपने पैरों पर खड़े हुए, चाहे वो गांधी परिवार के सम्मान के लिए हो और कुछ क्षण के लिए हो, पर अपने पैरों पर खड़े थे हुए और ऐसा लगा कि शायद वो अरे यार बोले तो क्या है ये प्रियंका जी, ये क्या है, क्या ये ठीक है, बात पूरी कर लेने दीजिए। खड़े हुए ये जिलाध्यक्ष बने हैं, कम से अशोक गहलोत पे ना जाते हुए, अशोक गहलोत पे ना जाते हुए, उनके पैर में चोट है, उसे हटाकर आज के राहुल गांधी के दौरे को बीजेपी कैसे देखती है और क्या लग रहा है बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है इस दौरे के बाद? पंकज मीणा जी, इनिशियल नोट के अंदर ऐसा बोलेंगे तो कैसे डिबेट हो पाएगी? आप मुझे बताइएगा। कर्नाटक में आपकी नहीं, अरे मुझे बताइए। तिवारी साहब अपने समय में बोलिएगा प्लीज। आप शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, किसी की बीमारी को टारगेट मत करो। अरे साहब प्रियंका जी, कृपया करके मैं आपसे निवेदन करूंगा कि न्यूज 18 की एक रेपुटेड डिबेट है, इसके अंदर ये सब्जी मंडी मत बनाइए। बोलिए जल्दी। और अगर ये सब्जी मंडी बननी है तो फिर सब्जी मंडी में ठीक है, टॉपिक पे आइए। पंकज जी बताइए, कई बड़े ऐलान किए गए, सौगातें मिली। मैं टॉपिक पे हूँ प्रियंका जी मैं बिल्कुल टॉपिक पे हूँ, परंतु मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ ये सब्जी मंडी मत बनाइए न्यूज 18 की डिबेट को। टॉपिक पूछने ये इनको होश नहीं है कहाँ के बैठे हैं, इनको होश नहीं है कहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज राहुल गांधी की रैली फेल हुई है उससे इनको कुछ ना कुछ मानसिक आघात लगा है आज। अगर इसी प्रकार की डिबेट होगी तो मैं भी इनको नहीं बोलने दूंगा, ये आप दावा मान के चलिए। अरे झगड़ा करने थोड़ी ना है, बोलिए आप। नहीं झगड़ा नहीं, आप इनिशियल नोट 10 सेकंड नहीं सुन सकते, 10 सेकंड नहीं सुन सकता जो आदमी, वो कांग्रेस पार्टी क्या जनता का भला करेगी? जनगणना, ओबीसी आरक्षण बढ़ाना, क्या ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है? इस पर अपना जवाब दीजिए। प्रियंका जी अभी तक का इतिहास रहा है, अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और ये तीसरी बार का उनका टेन्योर है, 60 महीने का इनका कार्यकाल होता है और इस 60 महीने के कार्यकाल में 57 महीने नींद लेके सोते हैं, अकूट संपत्ति जमा करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। लास्ट के 3 महीने में ये इस प्रकार की घोषणाएं करके जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। अब इतिहास उठा के देख लीजिए, जब इन्होंने 98 से 2003 में ऐसा किया तो जनता ने इनको 56 सीटों पर लाके छोड़ दिया। फिर इन्होंने दोबारा 2008 से 2013 में ये किया तो इनको 21 में लाके छोड़ दिया। जनता बहुत अच्छे से समझती है साहब, और खासकर आज जो विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर है ये इस प्रकार की इन्होंने सभा की है। और मैं वास्तव में इस बात पर आश्चर्य करता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी का भाषण लिखता कौन है, उनको डिक्टेट कौन करता है? ये वनवासी शब्द कहां से आ गया और भारतीय जनता पार्टी वनवासी कहती है कहां से आ गया? तिवारी साहब, इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार। बीजेपी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप देख लीजिए, वनवासी और आदिवासी में अंतर क्या है? और सवाल ये भी है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कोई डर नहीं है। आप लोग चुनावी साल में ये सारी घोषणाएं करते हैं, 4 साल कहां थे आप लोग? कई सारे सवाल उठ रहे हैं आप लोगों के ऊपर। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी का जो दौरा है उससे आप अपना किला बचा सकेंगे मानगढ़ में? अरे राहुल गांधी तो कई महीनों बाद में आए हैं प्रियंका। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े टुकड़े राजस्थान की जो इकाई है ना, हर बने देश के प्रधानमंत्री जी को बुला रही है। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बुला रहे हैं, सांसद ने देश के गृह मंत्री जो कथाकथित संख्या आपके बने हुए आपके लोग बुला रही है। इनका अस्तित्व है लग गया, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का नेतृत्व टुकड़े टुकड़े आदिवासी, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी को हर महीने राजस्थान की धरती पर आना पड़ रहा है, अमित शाह को राजस्थान की धरती पर आना पड़ रहा है, जेपी नड्डा को आना पड़ रहा है। कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है या सरकार के अंदर बैठे बैठे सोने के सिक्के मिल रहे, सोना मिल रहा है, सरकार के बनेगी कि सीपी जोशी बनेंगे, राजेंद्र राठौड़ बनेंगे, यूपी की चिंता करते हैं, कभी मध्य प्रदेश की शेखावत चिंता बनेंगे। करते पहले हैं। फैसला तो कर लो, जिनको साहब 11 में से महज 5 सीटें बची हैं। समय था कि डर माना जाता था कांग्रेस का, लेकिन अब ये धीरे धीरे किला ढह रहा है। क्या डर नहीं है आपको? और यही वजह है कि आज राहुल गांधी पहुंचे थे वहां पर, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। किस प्रकार से गंदे शब्दों में उपयोग करते हैं, ये राजस्थान चलाएंगे जो राजस्थान की बहादुरी। अरे आप तो अपने मुखिया जो डर के मारे निकल कभी तो बाड़ाबंदी के अंदर चले जाते हैं, कभी कोरोना का बीमारी करके घर बैठ जाते हैं, आप अपने मुखिया की चिंता करते हैं। देश का वो नेता जिससे राजस्थान नहीं पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्र प्रमुख तक को रात को नींद नहीं आती है, जिसकी सदस्यता को
छद्म तरीके से छीना जाता है, जिनके ठीक है, वो तो जस्साराम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं और इसके साथ साथ आरक्षित वर्ग हित संरक्षण मंच से हैं। जस्साराम जी, आपने दोनों की बातें सुनी, दावे तो दोनों ही पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं कि आदिवासियों के लिए हमने सबसे ज्यादा किया, लेकिन आप क्या मानते हैं? उनकी जमीनों को लूटा है, उसके बारे में सचेत करके गए। ठीक है, राजस्थान की आज जो तिवारी साहब हो गया, 4 लाख से ज्यादा आदिवासी वहाँ इकट्ठे थे प्रियंका। अरे बाकी लोगों से भी तो ले लेने 10,000 लोग थे, 10,000 लोग थे। आऊंगी मैं आप लोगों के पास। जस्साराम जी, क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी हित में है आदिवासियों के? देखिए, जहां तक आदिवासियों के हित की बात है, इसके संबंध में तो यदि आप आदिवासी संघ के किसी भी प्रतिनिधि से बात करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आज जो प्रोग्राम राजस्थान में डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील में मानगढ़ में जो किया गया है, और उसके बारे में मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक बहुत भारी भीड़ थी, लोगों में बड़ा उत्साह था। और वहाँ उस मानगढ़ का जो पवित्र धाम है, जहाँ जलियांवाला बाग कांड की तरह ही आदिवासियों ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था और बलिदान दिया था, उसके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा की गई है, जो स्वागत योग्य है। अब हम मुद्दे पे आते हैं, जो आरक्षण के बारे में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि ओबीसी का आरक्षण जो 21% है, उसके स्थान पर 6% और बढ़ा करके और 27% किया जाएगा। सर्वप्रथम तो इसके लिए हम तहे दिल से अशोक गहलोत साहब की इस घोषणा का स्वागत करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके मार्फत सभी दर्शकों को बता दूं कि हम पिछले 6 महीने से इस बात के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। सर्वप्रथम 16 अप्रैल को हमने मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया था, उसमें हमने मांग रखी थी कि जातिगत जनसंख्या के आधार पर जो समानुपातिक आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, उसके मुताबिक राजस्थान में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के आरक्षण में अभिवृद्धि की जानी चाहिए। और उसके लिए हमारा मुख्य तर्क यह था कि जब जनप्रतिनिधित्व के लिए 2001 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या के समानुपात में लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षित सीट्स होती है, उनमें आरक्षण में अभिवृद्धि कर दी गई है, तो जो राजकीय सेवाएं हैं उसमें क्यों नहीं अभिवृद्धि अनुसूचित जाति जनजाति की भी की जावे। और चूंकि ओबीसी को केवल राजकीय सेवाओं में ही आरक्षण की सुविधा है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, तो उसको भी जब तक जातिगत जनगणना के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाएं, तब तक 21% से बढ़ा करके और 27% किया जावे। आज जो घोषणा हुई है उसमें जो हमने सोशल मीडिया पे देखा है, सुना है, और प्राइम टाइम मीडिया पर भी जो बात कही जा रही है कि 6% आरक्षण जो अतिरिक्त दिया गया है ओबीसी को, ये मूल ओबीसी के लिए होगा। तो ये चूंकि अभी एक जब तक राजस्थान सरकार की कोई अधिकृत अधिसूचना जारी नहीं हो जाए, हम इस बात की स्पष्ट तौर पे कोई सोच नहीं सकते, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते कि वो मूल ओबीसी जातियां कौन सी होगी। क्या 1994 में राजस्थान सरकार के जो समाज कल्याण विभाग द्वारा पहली अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 55 जातियों को शामिल किया गया था, क्या वो 55 जातियां मूल ओबीसी में मानी जाएगी? यदि उनको मान करके और अलग से आरक्षण 6% दिया जाता है, जैसे एमबीसी का आरक्षण दिया गया 5% राजस्थान सरकार ने 2019 में, और उसमें 5 जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट थी ओबीसी की, उनके लिए पृथक से व्यवस्था की गई। इसी तरह से यदि मूल ओबीसी के लिए भी 6% पृथक आरक्षण करके और उनको इस 21% आरक्षण, आज की तारीख में कुल 92 ओबीसी में कास्ट है, तो उसमें से यदि 6% उन मूल ओबीसी को दिया जाकर के शेष जो जातियां बचती है ओबीसी में 21% उसके लिए रहता है, शेष रहता है, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आजकल सबकी बातें सुन भी रहे हैं, ऐलान भी किए गए उनकी ओर से बड़े-बड़े, हो सकता है आपकी ये बात भी मान ली जाए। आशुतोष रावत जी, आपके पास आते हुए, जातिगत जनगणना
और जिस तरीके से आरक्षण में वृद्धि की गई है, क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है आगामी चुनाव में? और राहुल गांधी के दौरे को आप कैसे देखते हैं, क्या असर इसका पड़ेगा कांग्रेस पर? प्रियंका जी, देखिए, अगर पहली बात जो आपने जातीय जनगणना की कही, तो उसके बारे में देखिए हमको इतना ध्यान में रखना चाहिए कि अब तक जो भी सरकारें केंद्र में रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, केंद्र सरकार हमेशा से जातीय जनगणना के खिलाफ रही है। 1931 में जो आखिरी जनगणना, जातीय आधारित जनगणना हुई थी, वो ब्रिटिश हुकूमत के समय में हुई थी। उसके बाद से पंडित नेहरू से लेकर के और अब तक लगातार केंद्र सरकार का एक ही रुख रहा है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में वैमनस्य फैलेगा, जो समाज में सद्भाव है वो खराब होगा। लेकिन कुछ रीजनल पार्टियां जिनका अपना वोट बैंक ही जातीय आधारित राजनीति पर निर्भर है, वो लगातार इस तरह की मांग करती रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और जातीय जनगणना के पीछे एक बड़ा लॉजिक ये दिया जाता है कि समाज के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, कास्ट इक्वेशंस जो चेंज हुई हैं, उसके हिसाब से आरक्षण को भी पुनः एक बार निर्धारित किया जा सके। तो राज्य सरकारों का जो भी रुख रहा हो, लेकिन केंद्र सरकारों का अगर हम रुख करें तो चाहे किसी पार्टी की हो, उन 2011 में जो आखिरी जनगणना हुई थी, उस जनगणना में भी जो जातिगत जनगणना के डेटा की बात थी, तो पी चिदम्बरम साहब ने संसद के अंदर इस चीज का विरोध किया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जहां इसका विरोध कर रही है, वहीं कांग्रेस ने अब अपने रुख में परिवर्तन किया है और वो जातीय जनगणना की बातें उन्होंने कर्नाटका विधानसभा चुनाव से उठानी शुरू की और अब उसको वो राजस्थान चुनाव में लेकर के आए। लेकिन एक चीज रोचक जानकारी यह भी है कि कर्नाटका में जो सिद्धारमैया सरकार है, उन्होंने 2014 में ही ये जातीय जनगणना कराई है, अप्रैल और मई महीने में, और उस आयोग ने 2015 में, जून 2015 में अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को दी कि यह जातीय जनगणना का आधार राज्य में इस समय है। लेकिन उसके बाद में उस जातीय जनगणना के आधार पर सरकारों ने कभी कुछ डेटा रिवील नहीं किया और कोई काम नहीं किया। तो कुल मिलाकर के राज्यों में, जो छोटे छोटे राज्यों में, जैसे बिहार में जेडीयू जातीय जनगणना की बात कर रही है, उड़ीसा के अंदर भी जातीय जनगणना की बातें हो रही है, तो रीजनल पार्टियां तो उनको आगे कर रही हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड चेंज किया है और कांग्रेस भी इसका अब समर्थन करने लगी है। तो क्या एक बड़े दांव पर इसे देखा जाए और आगामी चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है कांग्रेस को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर वोट बैंक की राजनीति से देखा जाए तो यह बड़ा कदम है। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप वोट राजनीति को देखेंगे तो वो हिंदुत्व के नाम पर आगे बढ़ते हैं, वो हिंदुत्व को एक साथ लेकर के अपना वोट बैंक क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हिंदुत्व के वोट बैंक को जातियों के आधार पर बांट दिया गया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी स्थितियां, राजस्थान के चुनाव के लिए बड़ी स्थितियां खराब होंगी और निश्चित तौर पर इसका फायदा, क्योंकि कांग्रेस इस मांग को आगे लेकर के आ रही है, तो कांग्रेस को इसका राज्यसभा में, विधानसभा चुनावों में फायदा अभी तक दिखता हुआ लग रहा है। प्रियंका जी। पंकज मीणा साहब, अभी तक तो फायदा दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज कई बड़ी सौगातें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी। राहुल गांधी भी जमकर दहाड़े मंच से जमकर बीजेपी को घेरा और वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो खुद ही बटी हुई है, वो क्या बात करेगी? नहीं, देखिए, मैं फिर वही बात कहता हूं कि आप इतिहास उठा के देखिए, इसी प्रकार की घोषणाएं इन्होंने आज से ठीक 10 साल पहले भी की थी, तब भी यही हाल हुए थे। और दूसरी बात, एक चीज और है, आप आज की तारीख में देखिए मैं किस प्रकार से अशोक गहलोत जी सरकार लाने के लिए बेचैन है कि उनसे कुछ भी घोषणा करा लीजिए। उनको इंटरनल रिपोर्ट है कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है, इसलिए वो कुछ भी घोषणा करने को तैयार है, चाहे ये संभव हो या। हमने भी तस्वीरें देखी, आपने भी जरूर देखी होगी, लोग तो बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे वहां पर। हाँ, वो चंद लोग सरकारी अमले के साथ में जो बुलाए गए थे, वो कुछ हजारों की संख्या में थे। और अगर जनता अगर किसी चीज का मापदंड है, तो मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूं कि आज विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर 9 तारीख को जयपुर के नजदीक दौसा में भी सभा हुई थी, उसकी और आप मानगढ़ की सभा की तुलना कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या राजस्थान के आदिवासी किसके साथ में है। बहुत सीधी सी बात है, आज इनका जमीनी जनाधार है जो खत्म हो चुका है, और जमीनी जनाधार को बचाने के लिए आज अशोक गहलोत जी घर में बैठे बैठे कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। उनको जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं है, और उनको ही नहीं, उनके किसी एमएलए को आज जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं है। आप घोषणा करते जाइए, हो क्या रहा है। आपने जिलों का घोषणाएं की और जिलों की स्थिति क्या हुई कि तमाम जिलों के घोषणाओं के अंदर जनता विरोध कर रही है। आज खाजूवाला का मार्केट 3 दिन से बंद पड़ा है। पर लागू कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
कर रहे हैं, परंतु वो जनता के हित में, वो जनता के हित में नहीं हो रहा, वो अपने नेताओं को, अपने जो इनके साथी उनको राजी करने के लिए हो रहा है। अगर ऐसा होता तो आज आप देखिए जितने जिले इन्होंने घोषणा की है वो तमाम जगह विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं, और उसका जितना ये समझ रहे थे कि लाभ मिलेगा उससे कहीं ज्यादा इनको नुकसान होने वाला है। और जहां तक चिकित्सा सुविधा की बात कर रहे हैं, आपको चिरंजीवी पैसा सारा भारत सरकार देता है, और उसके बावजूद हालत क्या है कोटा का अस्पताल देख लीजिए। भरत तिवारी साहब, बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब तक तो आप लोगों ने आदिवासियों के लिए कुछ किया तो है नहीं, और वोट लेने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए हैं। वोट की राजनीति चल रही है क्या? कांग्रेस, मैं कह रहा हूं प्रियंका, देश की कांग्रेस ने सरकारों ने जो आरक्षण का दिया, चाहे कांग्रेस ने नहीं दिया, ये गलतफहमी मत पालिए। ये जब आदिवासी हम लोग जब अनपढ़ थे ना तब चलता था आपका ये डायलॉग, आज आदिवासी पढ़ गया है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आपके कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया था आरक्षण का, आप याद करिए, संविधान सभा की कल किताब पढ़ के देख लीजिएगा, आपके कांग्रेस के तमाम नेताओं ने विरोध किया था आरक्षण का। आप ये 4 साल से सरकार थी आपकी, तिवारी साहब, क्या दिया आदिवासियों को? क्या दिया आप लोगों ने? ये आरक्षण आपकी कोई देन नहीं है, यहाँ तक कि आदिवासी जो मंत्रालय है केंद्र सरकार का, वो अटल बिहारी सरकार के अंदर बना है। आपने तो मंत्रालय से नहीं बनाया था। आजाद कराया, आज की बात 4 सालों में क्या दिया राज्य सरकार ने? आदिवासी आजाद भारत के अंदर, आजाद भारत के अंदर सर्वाधिक मंत्री आज की सरकार में बने हैं। आप नशे में हो तिवारी साहब, गलती से आपको जिलाध्यक्ष बना दिया, आपको जिलाध्यक्ष का नशा अभी तक उतर नहीं रहा, जबकि वास्तविकता ये है, फिर पहल की है। अरे वास्तविकता ये है कि पहली बार आजादी खाली आरक्षण नहीं, खाली एक टॉपिक को हमने राष्ट्रपति बनाने के लिए हमने पहल करी। आपने तब तक भी नहीं करी थी कि 70 साल आपको राज करने का मौका मिला ना, आपने तो मंत्रालय नहीं बनाया। और आज की बड़ी झूठी घोषणा वहां से की गई मानगढ़ से कि हमने बिजली कनेक्शन दे दिया, जबकि आदिवासी को बिजली कनेक्शन आपने प्राथमिकता ही बंद कर दी। ठीक है, दोनों लोग तो बहुत काम गिना रहे हैं। आशुतोष रावत जी, एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट, क्या लग रहा है आपके पास में? है ही नहीं। देखिए प्रियंका जी, आपने मेरे से पूछा जी। आशुतोष जी, प्रियंका जी, देखिए मैं निश्चित तौर पर आज जो घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की हैं, अगर चुनावी राजनीति की दृष्टि से देखी जाए तो ये बहुत कांग्रेस के लिए एक बड़ा गेन करने वाली घोषणाएं हैं। राहुल गांधी की सभा में जिस तरह की भीड़ थी, वो अब भीड़ किस तरह से मैनेज होती है तो दोनों राजनीतिक दल खुद जानते हैं, लेकिन जिस तरह की भीड़ थी, जो तस्वीरें मानगढ़ से आई हैं, वो कांग्रेस को उत्साहित करने वाली हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास में कम से कम एसटी जो सीट्स हैं राजस्थान के अंदर, जो 59 सीटों में से 50 सीटें 2013 में उनके पास थी, 2018 में उनके पास घट करके 21 रह गई, उसको वापस रिकवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कैसे अपने जो किला कम से कम अब बचा हुआ है, क्योंकि पहले मानगढ़ धाम माना जाता था, किला माना जाता था कांग्रेस का, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं सीट घटती चली जा रही है। जसराम जी, आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी का जो आज का दौरा है उससे फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को? देखिए, राहुल गांधी जी का आज का दौरा है, उसके बारे में तो जो भी असेसमेंट होगा वो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए, कल्याण के लिए जो 2 काम विशेष तौर पे मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें एक शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल से बहुत बड़ी संख्या में चालू किए गए हैं। दूसरा जो उससे भी महत्वपूर्ण है, वो आम आदिवासी की जीविकोपार्जन से संबंधित है। माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना से टाइट कमांड एरिया के इरिगेशन के लिए अभी वहां प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है। ठीक है सर, आप काम बता रहे हैं जिसका फायदा कांग्रेस को पहुंच भी सकता है। बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी हमारे पास, तो आदिवासी मंच आरक्षण का पंच, राजस्थान के रण में राहुल गांधी ने हुंकार भरी और सीएम ने जातिगत जनगणना का एक बड़ा दाव खेला है। तो ओबीसी आरक्षण से क्या जीत की राह मिलेगी, ये सवाल, और इस बड़े सवाल पर आज हमने चर्चा की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।